हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हमारा सीन शिफ्ट होता है 2 दिन बाद, वो भी 1000 फ्लावर टावर में। क्विंगे वहाँ एक रूम में जाती है जिसमें एनजे की तरह दिखने वाला वो आदमी बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। क्विंगे उस आदमी से कहती है, तुमने अपना बिस्तर क्यों छोड़ दिया और तुमने दवा भी नहीं पी, देखो ये ठंडी हो रही है। फिर तो क्विंगे खुद ही वो दवा उसे पिलाने लगती है, जिससे कि वो आदमी कहता है, यंग मास्टर बेन ज़ियाओ रहने दीजिए, ये मैं खुद कर सकता हूँ। क्विंगे कहती है, मैं तुम्हें ये पीने के लिए मजबूर करना नहीं चाहती, तो चुपचाप से ये पी लो। ये सुनकर वो आदमी कहता है, अच्छा ठीक है। इसी के साथ वो मन ही मन कहता है, हम हमेशा ही नियमों से बंधे रहते हैं, हमसे अलग ये कितने अच्छे हैं और इनका जो मन करता है वो ये करते हैं। शायद ये इसलिए है क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड से हैं। क्विंगे धीरे धीरे करके पूरी मेडिसिन उस आदमी को पिला देती है। पूरी दवा खत्म हो जाने के बाद क्विंगे उसे कपड़ा देते हुए कहती है, लो अपना मुंह पोंछ लो। फिर क्विंगे कहती है, मेरे पास एक जोखिम भरा आइडिया है जो कि तुम्हारे लाइफ को बचा सकता है। ये सुनकर वो आदमी भी बड़े ध्यान से क्विंगे की बात सुनने लगता है। क्विंगे सीरियस होते हुए कहती है, तुम्हारे इलाज के लिए मुझे एक मजबूत इंटरनल फोर्स वाले आदमी की जरूरत है जो कि मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो। वो आदमी कहता है, लेकिन मैं अपने बीमारी के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहता। क्विंगे कहती है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, जब तक कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तुम ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्विंगे एक घर के बाहर खड़ी होती है और मन में मास्टर को सोचते हुए कहती है, इस पूरे कैपिटल में एक वही इंसान है जो कि मेरी मदद कर सकता है। वैसे क्या वो इतना अच्छा है जितना लोग उसे कहते हैं, और क्या वो सच में मेरी मदद करेगा? क्विंगे वहाँ से जाने के लिए घूमते हुए मन में कहती है, अभी मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बाद में मैं क्विंग हुआ को यहाँ लेकर आऊंगी और उससे मदद के लिए पूछूंगी। क्विंगे वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी यिंग बाहर आ जाता है और कहता है, यंग मास्टर बेन ज़ियाओ, आप आ गए, मैं इतने लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। फिर तो यिंग फटाक से क्विंगे के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ते हुए कहता है, आपके आने से तो मैं धन्य हो गया। इससे पहले कि क्विंगे कुछ समझ पाती, यिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, योर हाइनेस आपका इंतजार कर रहे हैं, तो हमें जल्दी से उनके पास जाना चाहिए। क्विंगे रुकने को कहते हुए अपना हाथ यिंग के कंधे पर रखकर कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? फिर तो क्विंगे यिंग के दोनों हाथों को पीछे की ओर ब्लॉक करते हुए कहती है, मुझे बताओ। यिंग कहता है, यंग मास्टर बेन ज़ियाओ, मैं बस आपको यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। क्विंगे उससे गुस्से से कहती है, मुझे ईमानदारी से बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ, और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मुझे बताओ कि तुम्हारे योर हाइनेस मुझसे क्या चाहते हैं। क्विंगे निडल दिखाते हुए यिंग को डराने लगती है। यिंग घबराकर कहता है, मेरा काम बस आपको वहाँ ले जाना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर क्विंगे उसका हाथ छोड़ देती है और कुछ सोचने लगती है। यिंग अपने हाथ को सहलाते हुए मन में कहता है, इस लड़की के पास कोई भी इंटरनल फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मुझे इतनी तेजी से पकड़ लिया था। कोई हैरानी की बात नहीं कि मास्टर इसे लेकर इतना ज्यादा हैरान परेशान रहते हैं। तभी क्विंगे की नजर पेड़ पर जाती है। क्विंगे तुरंत ही हमला करते हुए कहती है, अगर तुम मुझ पर इसी तरह से नजर रखते रहे तो। फिर हम देखते हैं पेड़ पे से एक चिड़िया मरकर नीचे गिरती है, जिसे यिंग देखकर घबरा जाता है और क्विंगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि बिहेव कैसे करना है। यिंग कहता है, ठीक है, आप जैसा कहें। उन दोनों को इस तरह से बातें करते हुए पेड़ पर बैठकर लिंग देख रहा होता है। लिंग अपने मन में कहता है, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से दूसरी बार घायल हो गया हूँ। पहले तो यहाँ के गार्ड ने मुझे निंजा स्टार मारा और अब यंग मिस ने ही मुझे खुद निडल्स मार दिए। असल में जब क्विंगे ने यिंग को डराने के लिए पेड़ के ऊपर निडल्स चलाई तो चिड़िया के साथ साथ
लिंग को भी वो निडल्स लग गई हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक बहुत ही खूबसूरत से लेक को देखते हैं, जिसके पास यिंग कुइंगे को लेकर आता है और कहता है, मास्टर आपका इंतजार लेक के बीचों बीच कर रहे हैं। कुइंगे अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, तो क्या हमें इस लेक को पार करने के लिए नाव की जरूरत है? यिंग कहता है, जी हाँ, नाव पर आप अकेले ही जाएंगी, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, ये मास्टर का ऑर्डर है। ये सुनकर तो कुइंगे को घबराहट से चक्कर आने लगते हैं। यिंग उसे ऐसे देखते हुए मन में कहता है, आखिर ये इतना नर्वस क्यों हो रही है? यिंग नाव को खोलते हुए कहता है, यंग मास्टर बैंजियाओ, आप चिंता मत करिए, मैं नाव को जोर से धक्का दूंगा ताकि वो बीच में ना रुके और सीधा उस पार ही रुके। कुइंगे कहती है, मैं ठीक हूँ। कुइंगे अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से कहती है, डरो मत कुइंगे, एनजे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके बाद कुइंगे घबराते हुए उस नाव पर चढ़ जाती है। यिंग कहता है, तो फिर ठीक है, आप जाने के लिए तैयार हो। ऐसा कहने के बाद वो जोर से नाव को धक्का देता है। नाव आगे की ओर चल पड़ती है और कुइंगे आजू बाजू देखते हुए मन ही मन कहती है, यहाँ हर तरफ पानी ही पानी है, मुझे एनजे को बचाने की जरूरत है। ऐसा कहते हुए कुइंगे नाव को टाइटली पकड़ लेती है, लेकिन तभी अचानक कुइंगे का ध्यान सामने की ओर जाता है, जहाँ पर उसे 2 हाथ दिखते हैं। ये देखकर कुइंगे डर जाती है और उस हाथ की तरफ बढ़ती है, मॉम मॉम कहते हुए। फिर हमें कुइंगे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कुइंगे के बचपन में उसकी मदर की डेथ इसी तरह डूबकर हुई थी, जिसकी वजह से कुइंगे को आज भी पानी के बीचों बीच आने में डर लगता है। फिर हमें पता चलता है कि कुइंगे नाव पर उन हाथों को इमेजिन कर रही थी। कुइंगे नहीं नहीं चिल्लाते हुए उस नाव पर आगे पीछे चलने लगती है, जिसकी वजह से वो नाव झूलने लगती है। और ये सब देखते हुए किनारे पर यिंग चिल्लाकर कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तभी अचानक कुइंगे उस नाव पे से पानी में गिर जाती है और वो नाव भी पलट जाती है। कुइंगे पानी की गहराई में जाते हुए मन में कहती है, यहाँ बहुत ही ठंड है। अंत में मैं उसे बचा सकती थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी, मुझे माफ कर दो। इसके साथ ही कुइंगे की आंखें बंद हो जाती है और वो पानी के और भी गहराई में जाने लगती है। यिंग को, जो कि ये देखकर कि कुइंगे पानी में गिर चुकी है और नाव भी पलट गई है, वो घबरा जाता है और कहता है, ओ नो, अब मैं क्या करूं? मास्टर तो मुझे मार ही डालेंगे। क्या मैं फैंग को ढूंढकर उससे मदद लूं? क्या करूं मैं? तभी यिंग के बाजू में से कोई पानी में कूदता है। ये देखकर यिंग मन में कहता है, ओ नो, अब कौन कूदा? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कुइंगे पर, जो कि पानी की और भी गहराई में जाते हुए मन ही मन कहती है, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो, मैं मरना नहीं चाहती, बस मुझे बचा लो। ऐसा कहते हुए कुइंगे अपनी आंखें खोल लेती है। तभी उसे सामने से कोई अपनी ओर आते हुए दिखता है और आप लोग को तो पता ही चल गया होगा, ये मास्टर ही है। लेकिन कुइंगे को नहीं पता कि ये मास्टर है, उसे बस इतना पता है कि कोई इंसान है जो उसके करीब आ रहा है। फिर तो कुइंगे की आंखें वापस से बंद हो जाती हैं। मास्टर तैरते हुए कुइंगे के पास आ जाता है और उसकी कमर को पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है। कुइंगे को महसूस होता है कि उसके पास कोई है। कुइंगे धीरे से अपनी आंखें खोलती है और हैरान होते हुए मन में कहती है, फैंग जिउचैन, तुम? असल में ये मास्टर का असली नाम है। कुइंगे और मास्टर को इस सिचुएशन में लिंग दूर से देख रहा होता है। यिंग के बाजू में से जो इंसान पानी में कूदा था वो लिंग था, क्योंकि लिंग का तो काम ही है कुइंगे को चुपके से प्रोटेक्ट करना और उसके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके फादर को देना। ये जानने के बाद कि कुइंगे अब ठीक है और मास्टर ने उसे बचा लिया है, लिंग लेक से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मास्टर कुइंगे को लेकर उस लेक से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही कुइंगे जोर जोर से खांसने लगती है। ये देखकर मास्टर कहता है, कुइंगे, क्या तुम सच में मुझसे इतनी बुरी तरह से बचना चाहती हो कि तुम मुझसे बचने के लिए सीधा लेक में ही कूद गई? ये सुनकर कुइंगे कुछ भी नहीं कहती, लेकिन रोना शुरू कर देती है। मास्टर थोड़े गुस्से से कहता है, और अब तुम मेरे सामने रोने की हिम्मत कर रही हो? मेरे शर्ट को छोड़ो।
ये सुनने के बाद तो क्विंगे रोते रोते और जोर से रोने लगती है, जिससे मास्टर भी परेशान होते हुए कहता है, अरे अब क्या हो गया। फिर तो क्विंगे मास्टर को टाइटली गले लगाकर रोने लगती है। मास्टर क्विंगे की पीठ थपथपाते हुए कहता है, तुम वो हो जिसने मुझे इस डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला है, लेकिन अब तुम ही रो रही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्विंगे मास्टर के कोट को पहनकर खड़ी होती है और मास्टर खुद के कपड़ों को सुखाने के लिए अपने इंटरनल फोर्स का यूज कर रहा होता है। क्विंगे ब्लश करते हुए मन ही मन कहती है, मास्टर का कोट, उसने मुझे बचाया। तभी मास्टर अपनी आंखें खोलता है और क्विंगे से कहता है, आओ मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ये सुनकर क्विंगे अपने कपड़े पे से अपना हाथ हटा लेती है, जिससे कि कपड़े ढीले होने की वजह से क्विंगे के अंदर के कपड़े दिखने लगते हैं। क्विंगे को इस तरह से देखकर मास्टर ब्लश करने लगता है। क्विंगे मास्टर को देखते हुए कहती है, तुम कहाँ देख रहे हो और इतना ब्लश क्यों कर रहे हो। तभी उसका ध्यान अपने खुद के कपड़ों पर जाता है। क्विंगे शर्मा कर खुद को कवर करते हुए कहती है, यू परवर्ट। मास्टर कहता है, रुको, मुझे समझाने दो, मैं तो बस तुम्हारे कपड़े सुखाने में मदद करना चाहता था। लेकिन क्विंगे कुछ भी नहीं सुनती और अपने पास से सीधा निडल निकालकर मास्टर के गले के पास पहुंच जाती है। इससे पहले कि क्विंगे कोई वार कर पाती, उसे वीकनेस की वजह से चक्कर आ जाता है और वो मास्टर के ऊपर ही गिर जाती है। मास्टर के ऊपर गिरने के बाद क्विंगे बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश करती है। ये देखकर मास्टर ब्लश करते हुए कहता है, हिलो मत। तभी अचानक क्विंगे को कुछ अजीब सा रियलाइज होता है, जिसकी वजह से वो शर्माते हुए गुस्से से कहती है, तुम बेशर्म आदमी। फिर तो क्विंगे मास्टर को मारती है और वो कहाँ मारती है ये तो आप लोग देख ही सकते हो। ऐसी नाजुक जगह पर मार खाके बेचारे मास्टर की तो पूरी दुनिया ही हिल जाती है। मास्टर बड़ी मुश्किल से उठकर बैठता है और क्विंगे से कहता है, तुम क्या चाहती हो कि मैं नपुंसक बन जाऊं? क्विंगे कहती है, वो बस इसलिए कि अगर तुमने मुझे बचाया ना होता तो मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को अब तक छेदों से भर चुकी होती। तभी क्विंगे कुछ सोचती है और मास्टर के पास बैठ जाती है। क्विंगे मास्टर से कहती है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तुम्हारे इस गलत काम के लिए, लेकिन अगर तुम इसके बदले में मुझसे एक वादा करते हो तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ये सुनकर मास्टर कहता है, हाँ मुझे भी इस चीज में बहुत दिलचस्पी है कि चांसलर की बड़ी बेटी एक आदमी को बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है, वो भी एक ऐसे आदमी को बचाने के लिए जिससे वो अभी हाल ही में मिली है। अगर तुम्हारा जवाब मुझे खुश करता है तो मैं इस बारे में सोचूंगा। क्विंगे हैरान होते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी को बचाने के लिए तुमसे मदद मांगने आई हूँ। मास्टर कोई जवाब नहीं देता और क्विंगे के सामने से अपना मुंह फेर लेता है। ये देखकर तो क्विंगे काफी ज्यादा ऑकवर्ड महसूस करती है और वहाँ पर एक अजीब सा ही सन्नाटा छा जाता है। क्विंगे मास्टर से कहती है, मेरे लिए ये बताना मुश्किल है कि मेरे और उसके बीच क्या चल रहा है। मुझे यकीन नहीं है कि इस पूरी दुनिया में उसे बचाने में और कौन कामयाब होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। तो तुम्हारी शर्त क्या है? मैं कुछ भी करूंगी। ये सुनकर मास्टर उठते हुए मन ही मन कहता है, तो इसके लिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि इसके और थर्ड प्रिंस के बीच क्या चल रहा है। मास्टर को उठते देख क्विंगे भी उठकर खड़ी हो जाती है। मास्टर क्विंगे से कहता है, तो ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी डील है। क्विंगे हैरान होते हुए कहती है, कैसी डील? क्या मतलब है तुम्हारा? मास्टर कंटिन्यू करते हुए कहता है, अगर तुम मेरे 3 रिक्वेस्ट को पूरा करती हो तो मैं उस इंसान को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बारे में क्या सोचती हो तुम? क्या तुम करोगी? क्विंगे कहती है, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ईमानदार रहने की जरूरत है, क्योंकि उस इंसान को बचाने का काम बहुत ही जोखिम भरा है। तुम्हें इसमें बेहिसाब दर्द सहना पड़ेगा और अगर तुम इसका सामना नहीं कर पाते हो तो तुम अपनी लाइफ को खो दोगे। मैं इस बात को पूरी तरह से श्योर करने की कोशिश करूंगी कि तुम्हें कुछ भी ना हो। तो अब तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम सच में मदद करना चाहोगे?
मास्टर कुछ भी नहीं कहता, बस शांति से कुइंगे को देखने लगता है। कुइंगे पीछे होते हुए मन ही मन कहती है, तो क्या अब इसने अपना मन बदल लिया है? तभी मास्टर कुइंगे के कपड़े को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए आगे ले जाने लगता है। कुइंगे चिल्लाते हुए कहती है, मास्टर तुम ये क्या कर रहे हो? मास्टर कहता है, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम कुछ भी करोगी? तो मैं चाहता हूँ कि तुम पानी में जाओ। ये सुनकर कि मास्टर चाहता है कि वो लेक के पानी में जाए, कुइंगे घबराते हुए कहती है, क्या क्या बोला तुमने? कुइंगे डर के मारे लेक के किनारे पर गिर जाती है। कुइंगे को इतना घबराते हुए देख मास्टर उसके कंधे को पकड़ के समझाते हुए कहता है, कुइंगे मुझे देखो, डरो मत। जब तुम पानी में उतरोगी तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम डूबो नहीं। मैं तुम्हें बचाने के लिए तैयार रहूंगा। तो क्या ये एक अच्छा सौदा नहीं है? कुइंगे मन ही मन कहती है, ये एक बहुत ही अच्छा और बड़ा सौदा है। अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो अब तक वो पानी में जा भी चुका होता, लेकिन मैं। कुइंगे खुद को मोटिवेट करते हुए कहती है, मेरे कूदने से वो बच सकता है। हाँ, वो नहीं मरेगा। असल में कुइंगे एंजे जैसे दिखने वाले उस आदमी को बचाने के बारे में सोच रही है। फिर तो कुइंगे हिम्मत बांधते हुए उस लेक के किनारे पर खड़ी हो जाती है। मास्टर उसे देखते हुए मन ही मन कहता है, अगर वो इतने लंबे समय तक लेक में रहती है तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी कोई कमजोरी नहीं है। कुइंगे खुद को मोटिवेट करते हुए कहती है, अब चाहे जो कुछ भी हो, कूद जा कुइंगे। इसके साथ ही कुइंगे पानी में कूद जाती है। ये देखकर मास्टर कुछ सेकंड तक रुकता है। कुछ टाइम बाद भी कुइंगे पानी के ऊपर नहीं आती। ये देखकर मास्टर घबरा जाता है और पानी की ओर जाते हुए कहता है, क्या ये इतना गहरा है? मास्टर भी पानी में उतर जाता है और कुइंगे को ढूंढने लगता है। तभी कुइंगे मास्टर के कपड़े को पकड़ लेती है और अपनी ओर खींचती है, जिससे कि एक मेंढक ऊपर की ओर उछल जाता है। मास्टर संभलते हुए खड़ा हो जाता है। कुइंगे उसके कपड़े को खींचते हुए कहती है, मदद करो मेरी। तुम ऐसे खड़े क्यों हो? जल्दी मुझे ऊपर की ओर खींचो। मास्टर कुइंगे को ऊपर की ओर खींचते हुए खड़ा करता है, लेकिन तभी वो मेंढक जो आसमान में उछला था वो मास्टर के ही चेहरे पर लैंड करता है। कुइंगे मास्टर से दूर होते हुए उसके चेहरे को देखने लगती है। फिर तो उसकी हंसी छूट जाती है। मास्टर गुस्से से उस मेंढक को कुइंगे की ओर फेंकता है, लेकिन कुइंगे ये सब इग्नोर मारते हुए हंसने में बिजी होती है। फिर तो कुइंगे उस मेंढक को अपने हाथ में पकड़ लेती है और मास्टर को सुनाते हुए कहती है, आपको जानवरों की देखभाल करनी चाहिए नाइन्थ प्रिंस। मास्टर लेक से निकलते हुए गुस्से से कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मास्टर अपने हाथों को साफ पानी से धो रहा होता है। तभी कुइंगे वो मेंढक लेकर मास्टर के पीछे पहुंच जाती है और कहती है, तो क्या नाइन्थ प्रिंस को मेंढक से डर लगता है? ये सुनकर तो मास्टर की फट जाती है, लेकिन फिर भी वो कूल बनते हुए कहता है, नहीं, मुझे बस इन जैसी चिपचिपी चीजों को छूने में गंदा महसूस होता है, बाकी डरता वरता नहीं हूँ मैं इनसे। फिर तो मास्टर कुइंगे की ओर एक नजर डालता है तो उसे पता चलता है कि कुइंगे का उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं था। वो तो बस उस मेंढक के साथ खेलने में बिजी है। मास्टर कुइंगे से कहता है, क्या तुम लंबे समय से पानी से डरती नहीं थी? ये सुनकर कुइंगे कुछ कहती नहीं है, बस फटाक से लेक के अंदर वापस घुस जाती है। कुइंगे को इतनी तेजी से लेक में जाते देख मास्टर हैरान होते हुए वो खुद भी लेक में घुस जाता है और चिल्लाकर कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? अगर तुम इसे फिर से करती हो तो। तभी उसका ध्यान कुइंगे पर जाता है। कुइंगे खुद को पानी में देख रही होती है, जिसमें उसे लिटिल कुइंगे नजर आती है। कुइंगे उस लिटिल कुइंगे से कहती है, अब मुझे अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता। ये सुनकर वो लिटिल कुइंगे गायब हो जाती है और उस पानी में कुइंगे की ओरिजिनल इमेज दिखने लगती है। ये देखकर कुइंगे हंसते हुए मास्टर से कहती है, तुमने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? जरूर तुम मुझे परेशान करना चाहते थे, लेकिन अब मैं गहरे पानी से नहीं डरती, तो तुमने अपनी एक रिक्वेस्ट बेकार कर ली है। कुइंगे फिर से उस मेंढक के साथ खेलने लगती है। मास्टर जाते हुए एक नज़र कुइंगे पर डालता है और मन ही मन कहता है, ये बेकार नहीं गया।
तभी कुइंगे उस मेंढक से कहती है, ओ छोटे मेंढक, क्या तुम्हारा परिवार आ रहा है? ये सुनकर तो मास्टर और घबरा जाता है और फटाक से कुइंगे के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, जल्दी से इस चीज से छुटकारा पाओ और चलो यहाँ से। कुइंगे हंसते हुए कहती है, डरो मत नाइन्थ प्रिंस। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एंजे जैसे दिखने वाले आदमी को, जो कि आराम से बैठा होता है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिससे कि वो फटाक से खुश होते हुए कहता है, यंग मास्टर बेंजियाओ, आपको आज आने में काफी देर हो गई। दरअसल वहाँ पर क्विंग हुआ आया होता है। वो कहता है, यंग मास्टर, ये मैं हूँ। वो आदमी शर्माते हुए कहता है, ओ ये तुम हो क्विंग हुआ। क्विंग हुआ फटाक से घुटने पे बैठते हुए अपने मास्टर को ग्रीट करता है। वो आदमी हंसते हुए कहता है, मैं तो अभी अभी इस झंझट में फंस गया हूँ, जबकि मैं बस एक आज़ाद इंसान बनना चाहता हूँ, जो कि अपने मन मर्जी का मालिक हो। मुझे सिंहासन का कोई लालच नहीं है। क्विंग हुआ गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर, ऐसा लगता है कि सेवेंथ प्रिंस को हाल ही में हर तरह के पॉइजन में दिलचस्पी हो गई है। ये सुनकर वो आदमी कहता है, बिल्कुल नहीं, सेवेंथ प्रिंस ये नहीं कर सकता। वो निर्दोष और बहुत ही भोला है, और तो और वो ये भी जानता है कि मुझे सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इस तरह से बेतुके अनुमान तुम मत लगाओ। क्विंग हुआ कहता है, लेकिन मास्टर। वो आदमी उसकी बात काटते हुए कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। क्विंग हुआ माफी मांग लेता है और वहाँ से नहीं जाता। इसके साथ ही वो मन ही मन कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि फैंग लैन इस तरह का आदमी है। असल में फैंग लैन सेवेंथ प्रिंस का नाम है। तभी वो आदमी कहता है, क्विंग हुआ, चलो मुझे अंदर ले चलो। लगता नहीं कि आज यंग मास्टर बेंजियाओ यहाँ आएंगे। क्विंग हुआ फटाक से हेल्प करते हुए कहता है, हाँ चलिए यंग मास्टर। तभी वहाँ पर कोई कहता है, मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि बाहर हवा तेज है और तुम्हें इस तरह से बाहर नहीं बैठना चाहिए। ये सुनकर वो आदमी फटाक से पीछे देखता है, तो उसके साथ साथ हमें भी पता चलता है कि वहाँ पर क्विंगे आ गई है। क्विंगे हाफते हुए कहती है, ओ मैं थक गई। क्विंगे फटाक से उस आदमी को पकड़ते हुए कहती है, चलो जल्दी करो और रूम के अंदर जाओ। वो आदमी कहता है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं नहीं जाऊंगा। और बेचारा क्विंग हुआ तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्विंगे के पीछे मास्टर आया होता है। क्विंग हुआ फटाक से मास्टर को ग्रीट करता है। ये देखकर क्विंगे कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तभी वो आदमी भी खड़ा हो जाता है और माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, आपका स्वागत अच्छे से न करने के लिए अंकल। मैं इस बात से अनजान था कि आप यहाँ आ रहे हैं। ये देखकर तो क्विंगे और भी हैरान हो जाती है। ये देखकर कि वो आदमी मास्टर को अंकल कह रहा है, क्विंगे शॉक होते हुए कहती है, अंकल, तो क्या तुम थर्ड प्रिंस सुआन हो? सुआन क्विंगे से कहता है, मुझे डर था कि अगर ये खबर फैल गई कि मुझे पॉइजन दिया गया है तो पैलेस में गड़बड़ हो जाएगी। मेरा ये सब आपसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। क्विंगे हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मेरे लिए तो तुम बस यंग मास्टर सुआन हो, जिसे कि मैं जानता हूँ। चूँकि वो जानता है कि मैं जिस इंसान को बचा रहा हूँ वो उसका नेफ्यू है। क्विंगे मास्टर को बहुत ही गुस्से वाला लुक देते हुए कहती है, तो नाइन्थ प्रिंस अपनी पूरी कोशिश करेंगे, है ना नाइन्थ प्रिंस? मास्टर कहता है, हाँ बिल्कुल। असल में क्विंगे को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो जिसकी जान बचाना चाहती थी उसके बारे में मास्टर पहले से ही जानता था, और तो और मास्टर उसका अंकल है। सुआन क्विंगे से कहता है, तुम जिस इंसान को यहाँ लाई हो वो मेरे अंकल है। मैं इस चीज की तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। मेरे अंकल नानचू के गार्डियन एंजल हैं, तो तुम उनसे ये करने के लिए कैसे कह सकते हो कि वो मेरे लिए अपनी जान को जोखिम में डालें? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? ये सुनकर क्विंगे सुआन के हाथ को देखते हुए कहती है,
तुम्हारे बॉडी के अंदर का वो पॉइजन अब तुम्हारी नसों में काफी हद तक फैल गया है। हम इसे और फैलने नहीं दे सकते। हमें जल्द से जल्द ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। सुआन परेशान होते हुए कहता है, लेकिन कुइंगे उसकी बात को काटते हुए कहती है, सुआन, हमारे पास ये एक अच्छा प्लान है। तुम्हें बस मुझ पर और 9 प्रिंस पर विश्वास करने की जरूरत है। मैं फिर से तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहती। ये सुनकर मास्टर मन ही मन कहता है, पॉइजन दिए जाने से पहले कुइंगे कभी भी सुआन से नहीं मिली थी, तो आखिरकार वो उसकी इतनी परवाह क्यों करती है। मास्टर कुइंगे को अपनी ओर खींचते हुए कहता है, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है जो कि तुम करना चाहते हो, फिर तो तुम्हें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। वैसे भी मैं तो बस थोड़ी सी चापलूसी कर रहा हूँ, आखिरकार तुम मुझ पर भरोसा जो करते हो। ये सुनकर कुइंगे कहती है, ठीक है, जब मैं उस पॉइजन को निकाल रही रहूंगी तब तुम्हें मेरे भरोसे पर खरा उतरना है। कुइंगे उन दोनों को लेटने को कहती है। मास्टर कुइंगे की कमर के पास कुछ ढूंढते हुए कहता है, मुझे याद आ रहा है कि तुमने उसे यहीं रखा था। कुइंगे मास्टर के हाथ को दूर करते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। मास्टर कुइंगे से कहता है, तुमने अभी तो कहा कि तुम जल्द से जल्द ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करना चाहती हो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर कुइंगे अपने पास से एक पिल की बोतल निकालती है और कहती है, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ये पिल खानी चाहिए। ये तुम्हारे माइंड को शांत रखने में मदद करेगी। ये सब देखते हुए क्विंग हुआ मन ही मन कहता है, आखिर 9 प्रिंस को कैसे पता कि मेडिकल फिजिशियन बैन ज़ियाओ अपने मेडिसिन की बोतल्स को कहाँ रखते हैं। और वैसे भी आज तो उनके कपड़े बदले हुए हैं, सिर्फ जूते ही पुराने वाले हैं, तो क्या वे वो हो सकते हैं। क्विंग हुआ सुआन से कहता है, यंग मास्टर, क्या 9 प्रिंस और मेडिकल फिजिशियन बैन ज़ियाओ मेंस की कंपनी एंजॉय कर सकते हैं। ये सुनकर सुआन हैरान होते हुए मन ही मन कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसका ध्यान कुइंगे और मास्टर पे जाता है। मास्टर कुइंगे की कमर के पास हाथ लगाते हुए कहता है, यहाँ पर कुछ और भी है। वैसे तुम कैसे यहाँ पर मेडिसिन की बोतल्स रख लेती हो। कुइंगे शर्माते हुए कहती है, मुझे टच करना बंद करो। ये सब कुछ देखकर सुआन मन ही मन कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी कोई कीमती चीज मुझसे दूर जा रही है। क्या बैन ज़ियाओ को ये सब करने के लिए फोर्स किया जा रहा है? और क्या वो अफवाहें सच हैं कि मेरे अंकल एक गे हैं? ओ, मैं इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा। मुझे जानना है कि ये सब क्या चल रहा है। कुइंगे क्विंग हुआ से कहती है, तुम ब्लड को रोकने के लिए कुछ पट्टियों और दवाइयों का इंतजाम करो, और याद रहे, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस शुरू करें तो कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर तो कुइंगे मास्टर और सुआन को समझाते हुए कहती है, तुम दोनों को पूरे टाइम अपने माइंड को शांत रखना है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 7th प्रिंस फैंग लैन को। फैंग लैन घोड़े पे सवार होकर बैन ज़ियाओ से ही मिलने आ रहा होता है। उसके साथ ही फैंग लैंग लैन क्वेन से कहता है, जल्दी करो, मेरे लिए मैडम मेई से ये पता लगाना कि मेडिकल फिजिशियन बैन ज़ियाओ कहाँ होंगे। बहुत ही मुश्किल था। फैंग लैन उस घर के बाहर पहुंच जाता है और उसके दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहता है, चलो चले, आज मैं बैन ज़ियाओ के साथ कुछ मजे करूंगा। फैंग लैन दरवाजा खोलते ही किसी से टकरा जाता है और हमें पता चलता है कि वो क्विंग हुआ है। लैन क्वेन क्विंग हुआ से कहता है, क्या तुम 3rd प्रिंस के गार्ड नहीं हो? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्विंग हुआ कहता है, घर जाइए 7th प्रिंस, मेरे यंग मास्टर बैन ज़ियाओ के साथ कुछ बिजनेस कर रहे हैं। ये सुनकर फैंग लैन मन ही मन कहता है, तो तीसरा भाई भी यहाँ है, आखिर वो कर क्या रहे हैं? फैंग लैन वहाँ से घूमते हुए कहता है, ठीक है, फिर मैं अंदर नहीं जा रहा,
लेकिन मैं उनके बाहर आने का इंतजार करूँगा। क्विंग हुआ कहता है, थैंक यू सेवेंथ प्रिंस। लेकिन फैंग लैन फटाक से भागते हुए अंदर घुस जाता है और चिल्लाकर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। फैंग लैन रूम में घुसते हुए कहता है, तीसरे भाई, क्या आप मेडिकल फिजिशियन बेंजियाओ के साथ घूमने आए हैं? ये सुनकर कुंगे का ध्यान हट जाता है और कुंगे चिल्लाते हुए कहती है, क्या मैंने ये नहीं कहा था कि रूम के अंदर कोई नहीं आना चाहिए? तभी सुआन को ब्लड की खांसी होती है। ये देखकर कुंगे परेशान होते हुए कहती है, अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। मास्टर भी इससे जख्मी हो जाता है और गुस्से से कहता है, सेवेंथ प्रिंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फैंग लैन माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ। तभी रूम में क्विंग हुआ आता है और उसे पता चलता है कि उसके यंग मास्टर बेहोश हो गए हैं और मेडिकल फिजिशियन बेंजियाओ उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद क्विंग हुआ गुस्से से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड से फैंग लैन के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर क्विंगे भी घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है, सेवेंथ प्रिंस। तभी हम देखते हैं सेवेंथ प्रिंस का गार्ड लैन क्वेन वहाँ आ जाता है और उस स्वॉर्ड को अपने हाथ से ही रोक देता है। ये देखकर क्विंग हुआ गुस्से से चिल्लाते हुए उसे किक मारता है। क्वेंग लैन उस किक से उछलते हुए बच जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है फाइट करने के लिए। तभी लैंग क्वेन और क्विंग हुआ दोनों के चेहरों को मास्टर अपने हाथ से पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। इसके साथ ही वो उन दोनों के सर को एक दूसरे में टकराता है, जिससे कि दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर तो सेवेंथ प्रिंस फैंग लैन की एकदम से फट जाती है। मास्टर को इतने ज्यादा गुस्से में देख फैंग लैन घबराते हुए कहता है, अंकल, वो मुझे माफ कर दीजिए। इससे पहले कि मास्टर फैंग लैन को कुछ करता, क्विंगे कहती है, मास्टर, पॉइजन इसके दिल की ओर अपना रास्ता बना रहा है। अब तो इसे सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, स्टेज 9 पुनर्स्थान निडल्स। ये सुनकर फैंग लैन हैरान होते हुए कहता है, क्या स्टेज 9 पुनर्स्थान निडल्स? ये तो फिजिशियन सू फैंग की तकनीक है। ये तकनीक जाहिर तौर पर ब्लड के प्रवाह को उल्टा कर सकती है। लेकिन ये सुनकर मास्टर कहता है, क्या लेकिन? आगे बताओ। फैंग लैन आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, इस तकनीक का इस्तेमाल करते समय अगर एक छोटी सी भी गलती होती है तो फिजिशियन और पेशेंट दोनों ही अपनी जान गंवा सकते हैं, और अगर मान लो कि पेशेंट बच भी गया तो भी फिजिशियन को काफी भारी चोटें लग जाएंगी। क्विंगे अपने निडल्स का पाउच निकालते हुए उसमें से एक निडल निकालकर मन ही मन कहती है, हाँ, ये सब कुछ सच कह रहा है। क्विंगे को उस तकनीक के लिए तैयार होता देख फैंग लैन कहता है, यंग मास्टर बेंजियाओ, आप ये नहीं कर सकते, ये सब मेरी गलती है, इसीलिए मैं अभी फादर से जाकर मिलूंगा और उनसे एक रॉयल फिजिशियन को भेजने के लिए कहूँगा। तभी मास्टर भी क्विंगे के हाथ को पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुमने अभी ये सब सुना? तो क्या इतना जोखिम होने के बावजूद तुम उसे खुद बचाना चाहती हो? क्विंगे मास्टर से अपने हाथ को छुड़ा लेती है और कहती है, मैं उसे बचाने जा रही हूँ। कोई बात नहीं, तुम अपनी बातचीत जारी रख सकते हो या फिर मेरी मदद कर सकते हो, तो मुझे बताओ कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। ये सुनकर मास्टर थोड़ी देर सोचता है और फिर क्विंगे से कहता है, याद रहे कि मेरी 2 विश तुम्हें अभी भी पूरी करनी है। इसके साथ ही वो अपने इंटरनल फोर्स को एक्टिव करता है और सुआन की बॉडी में डालता है। ये सब प्रोसेस कर लेने के बाद मास्टर भी थक जाता है और हांफते हुए क्विंगे से कहता है, मैंने अपने इंटरनल फोर्स से इसकी बॉडी के अंदर के ब्लड को बहने से रोक दिया है, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। ये सुनकर क्विंगे कहती है, इतना काफी है। इसके साथ ही वो अपनी 4 निडल्स को
स्वान के पीठ में लगाते हुए अपनी तकनीक का इस्तेमाल करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ टाइम बाद स्वान अपने बिस्तर पर लेटा होता है और क्विंगे उस तकनीक का इस्तेमाल करने की वजह से काफी ज्यादा थक गई होती है। क्विंगे हाफते हुए कहती है, मैंने ये कर लिया, इसका मतलब स्वान के अंदर से पॉइजन निकल चुका है। क्विंगे अपने हाथ को देखती है और मन ही मन कहती है, ये तो तय था, इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले को ऐसी इंटरनल चोट लगती ही है। फिर क्विंगे स्वान की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, लेकिन वो इसके लायक था। इसके साथ ही क्विंगे वहीं चक्कर खाकर गिरने लगती है। क्विंगे के गिरने से पहले ही मास्टर उसको पकड़ लेता है और उठाकर ले जाते हुए कहता है, धत तेरी की। ये देखकर कि मास्टर बेंजियाओ को वहां से ले जा रहे हैं, फैंग लैन उन्हें आवाज देते हुए रोकने की कोशिश करता है। तभी उसका ध्यान नीचे की ओर जाता है, जहां पर अभी भी लैन क्वैन और क्वीन हुआ दोनों ही बेहोश पड़े होते हैं। फैंग लैन क्वैन को लात से मारते हुए कहता है, तुम दोनों उठ जाओ, मरने का नाटक करना बंद करो, वे जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मास्टर क्विंगे को लेकर अपने कैरेज की ओर आता है। ये देखकर यिंग कहता है, मास्टर आप मुझे उसे दे दीजिए, लेकिन मास्टर उसे इग्नोर मारते हुए कहता है, जल्दी करो और कैरेज चलाओ। ये सुनकर यिंग खुश होते हुए मन ही मन कहता है, हाँ बिल्कुल नहीं, क्या वे रियल में। तभी हम देखते हैं पीछे से फैंग लैन और उसका गार्ड लैन क्वैन भागते हुए आते हैं। मास्टर के पास पहुंचने के बाद फैंग लैन हाफने लगता है। फिर फैंग लैन मास्टर से कहता है, अंकल मैं ब्रॉथल गया था, मेरा मतलब मैंने सुना है कि मेडिकल फिजिशियन बेंजियाओ ब्रॉथल में थे और मैं उनका दोस्त हूँ, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ देखने के लिए आया था। मैं वहाँ ब्रॉथल में मज़े करने के लिए नहीं गया था, तो प्लीज़ आप फादर को इस बारे में मत बताइएगा अंकल। मास्टर बहुत ही डरावने वे में कहता है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ये सुनकर तो बेचारा सेवन प्रिंस फैंग लैन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और मास्टर के कैरेज को वहाँ से दूर जाते हुए देखता है। फिर तो फैंग लैन अपने सेंस में आता है और वहीं पर बैठकर रोते हुए कहता है, लैन क्वैन कयामत आ गई, अंकल फादर को ये बताने जा रहे हैं कि मैं ब्रॉथल गया था। लैन क्वैन को कुछ भी कहता न देख फैंग लैन और भी ज़्यादा रोते हुए कहता है, क्या तुम मुझे थोड़ी सी भी दिलासा नहीं दे सकते। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कैरेज के अंदर। मास्टर क्विंगे को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तभी अचानक उसे ब्लड की खांसी होती है। दरअसल बहुत ज्यादा अपने इंटरनल फोर्स का यूज करने की वजह से मास्टर भी अंदर से घायल हो गया है। मास्टर अपने ब्लड को साफ करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे और उसके बीच के रिलेशन को जानने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि ये लोमड़ी किसी की परवाह भी करती है। फिर तो मास्टर गुस्से से मन ही मन कहता है, लेकिन मास्टर अपनी नज़रों को कैरेज के बाहर करते हुए मन ही मन कहता है, लेकिन मुझे इतनी निराशा क्यों हो रही है। तभी मास्टर की नज़र रास्ते पे चल रहे एक कपल पर जाती है। उन दोनों को देखने के बाद मास्टर मन ही मन कुछ सोचने लगता है। मास्टर अपनी नज़रों को वापस से क्विंगे के ऊपर शिफ्ट करता है, जिससे कि वो ब्लश करने लगता है। इसका मतलब ये है कि मास्टर क्विंगे के प्रति अपनी फीलिंग्स का एहसास कर रहा है। हम देखते हैं कैरेज को, जो कि एक जगह पर रुकता है और यिंग बोलता है, मास्टर हम पहुंच गए। मास्टर क्विंगे को लेकर कैरेज से बाहर आ जाता है। ये देखकर यिंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, यंग मिस क्विंगे ने हाल ही में अपने कोर्टयार्ड की मरम्मत कराई है, इसीलिए वहाँ पर अभी भी गार्ड हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तभी लिंग नीचे आते हुए कहता है, आपको परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यंग मिस को मुझे सौंप दीजिए। मास्टर लिंग की ओर देखता है और कहता है,
यिंग, यहाँ पर ये चूहा कहाँ से आ गया? ये सुनकर यिंग कहता है, मैं समझ गया मास्टर। इसके साथ ही वो आगे बढ़कर लिंग पर हमला करता है। लिंग फुर्ती दिखाते हुए पीछे होकर बच जाता है। ये देखकर यिंग कहता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। ऐसा कहने के साथ ही वो लिंग को एक लात मारता है। इस बार लिंग बच नहीं पाता और घिसड़ते हुए थोड़ा पीछे चला जाता है। लिंग खुद को संभालते हुए मन ही मन कहता है, ये लोग बहुत ही ताकतवर और भयानक हैं। ये सब शोर सुनकर कुइंगे थोड़ा हिलती है, जिसकी वजह से मास्टर यिंग को लात मारते हुए कहता है, बेवकूफ, तुम्हें इतना शोर मचाने के लिए किसने कहा? यिंग कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं अपनी ताकत के बारे में भूल गया था। मास्टर कुइंगे को लेकर उसके बैकयार्ड में जाने लगता है। ये देखकर लिंग चिल्लाकर कहता है, नाइन्थ प्रिंस, मुझे बताइए कि आप जब यंग मिस को पानी में से बचाकर ले गए थे तो उसके बाद क्या हुआ? आखिर वो बेहोश क्यों हैं? मास्टर कहता है, चिंता मत करो, जब तक कि मैं हूँ इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वैसे तुम कब से कुइंगे को प्रोटेक्ट कर रहे हो? बिना जवाब के इंतजार किए ही मास्टर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर लिंग मन ही मन कहता है, ऐसा तो नहीं लगता कि वो यंग मिस को कोई भी नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे नहीं पता कि ये बात चांसलर को बतानी चाहिए या नहीं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। कुइंगे रात की सारी बातों से अनजान सुबह सोकर उठती है और खुद से ही कहती है, ओ मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं कितने देर तक सोई हूँ और अब तो प्यास भी लग रही है। ऐसा कहते हुए कुइंगे अपने लिए पानी निकालती है और उसे पीते हुए अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर फोर्थ प्रिंस यूमिंग बैठा होता है। यूमिंग कुइंगे से कहता है, कुइंगे, क्या तुम जाग गई हो? ये सुनकर तो कुइंगे अपने मुंह का पानी यूमिंग के चेहरे पर थूक देती है और दूर होकर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें मेरे कमरे में आने किसने दिया? और क्या तुम अंदर आने के लिए दीवार चढ़कर आए हो? यूमिंग अपना मुंह पोंछते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं दीवार चढ़कर आया हूँ? मैंने पूरे 2 घंटे इंतजार किया है तुम्हारे जागने का। क्या तुम एक सुअर हो? इतने देर तक तुम कैसे सो सकती हो? और हाँ, अब तुम्हारी रेपुटेशन मुझसे मेल खाती है, इसीलिए जब तुम मेरी कॉन्केबाइन बन जाओगी तो तुम्हें मेरी अच्छे से सेवा करनी है। इस तरह से सोना तो बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर कुइंगे गुस्से से कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या पिछले दिन ये सब कुछ क्लियर नहीं हो गया था? यूमिंग गुस्सा करते हुए कहता है, मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा दिमाग खराब है। पहले तो तुम डम बनने की एक्टिंग कर रही थी और अब मेरे मुंह पर तुमने पानी उगल दिया। कुइंगे कहती है, अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं बता दूं कि हमारी सगाई पहले ही टूट चुकी है, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यूमिंग कहता है, तुम चुप हो जाओ, वैसे भी मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। यूमिंग कुइंगे को एक बॉक्स खोलकर दिखाता है, जिसके अंदर के सामान को देखने के बाद कुइंगे मन ही मन कहती है, ओ माय गॉड। यूमिंग उस चीज के बारे में बताते हुए कहता है, ये ब्लड मून जेट का बना हुआ तकिया है। ऐसा कहा जाता है कि ये आपकी उम्र को बढ़ाता है और तो और हर रात को ये अच्छे सपने भी दिखाता है। ये मुझे मिला है तुम्हारे लिए। इसके साथ ही वो मन ही मन कहता है, कुइंगे बस एक लॉर्ड ही तो बनी है, तो मदर क्यों चाहती हैं कि मैं उस पर ध्यान दूं? खैर जो कुछ भी हो, जब कुइंगे मुझसे शादी कर लेगी तो उसका सब कुछ मेरा ही तो हो जाएगा। कुइंगे कहती है, ये तो वाकई में एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, तो क्या तुम सच में मुझे ये देने जा रहे हो? यूमिंग हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। ये सुनकर कुइंगे कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये सोच रहे हो कि जो कुछ भी तुम मुझे दोगे वो सब तुम्हारा हो जाएगा अगर मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ तो, इसीलिए ये वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर जिंगलान आती है और कहती है,
फोर्थ प्रिंस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर तो जिंगलान की नज़र भी उस ब्लड मून जेट के बने तकिए पर जाती है। जिंगलान को इस तरह से उस तकिए को निहारते देख कुइंगे मन ही मन कहती है, तो जिंगलान, तुमने फोर्थ प्रिंस के बारे में अभी काफी कुछ सोच रखा होगा ना? फिर तो कुइंगे उस तकिए को अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, ओ सिस्टर, तुम तो बिल्कुल सही टाइम पर आई हो और अब तो मैं तुम्हारे सामने फोर्थ प्रिंस को शर्मिंदा नहीं करूंगी, इसीलिए मैं इस गिफ्ट को रख लूंगी। ये सुनकर यूमिंग खुश हो जाता है, लेकिन जिंगलान हैरान होते हुए कहती है, क्या ये तुम्हारे लिए था? कुइंगे कहती है, ओ सिस्टर, नांचू में कई भिखारी हैं, तो क्यों ना मैं इसे बेचकर उन्हें कुछ पैसे दान दे दूं। ये सुनकर यूमिंग गुस्से से कहता है, कुइंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस गिफ्ट को ऐसे बर्बाद करने की? कुइंगे कहती है, दान करना बेकार नहीं होता फोर्थ प्रिंस, और ये तो सिर्फ एक तकिया है। अगर इससे हमारे लोगों की मदद हो सकती है तो ये तो अच्छी बात है। ये जानकर एम्परर भी तुम्हारी तारीफ करेंगे। यूमिंग मन ही मन कहता है, अगर फादर को ये पता चला कि मैंने सिर्फ इस तकिए को खरीदने के लिए अपने सारे पैसे बर्बाद किए हैं तो मेरा क्या होगा। कुइंगे तो वहाँ से जाते हुए कहती है, दान धर्म एक बहुत ही अच्छा काम है, तो मुझे इस पर फादर से बात करनी चाहिए। और हाँ, गरीबों की ओर से आपका धन्यवाद फोर्थ प्रिंस। कुइंगे को जाता देख यूमिंग रोकने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जिंगलान उसके हाथ को पकड़ लेती है। यूमिंग जिंगलान से अपने हाथ को छुड़ा लेता है और कुइंगे के पीछे जाते हुए कहता है, कुइंगे रुको, यहाँ वापस आओ। ये देखकर कि फोर्थ प्रिंस उसे छोड़कर कुइंगे के पीछे चला गया है, जिंगलान गुस्से से अपने हाथ के ब्रेसलेट को निकालकर वहीं पर पटक देती है। तभी जिंगलान की मेड आती है और कहती है, यंग मिस, ये तो वही ब्रेसलेट है ना जो कि फोर्थ प्रिंस ने आपको गिफ्ट किया था। आप तो इसे कभी भी खुद से दूर नहीं रखती। जिंगलान गुस्से से कहती है, उसे मत उठाओ। अगर वो मुझे 1000 ब्रेसलेट भी देगा तो भी उसके बराबर नहीं होगा जो उसने कुइंगे को दिया है। फोर्थ प्रिंस अब बदल चुका है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है कुइंगे। फिर तो जिंगलान अपनी मेड से कहती है, कुछ ही दिनों में फोर्थ प्रिंस घुड़सवारी करने के लिए जाएगा। लिंगर, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ तैयार करो। वेल गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ, पहले के जमाने में तकिया स्टोन या फिर जेट का बना होता था और ये सिर्फ अमीरों के पास ही होता था। 2 दिन बाद का सीन, वो भी कंट्री के ईस्ट साइड के खेतों में। कुइंगे वहाँ पर घूमते हुए कहती है, मैंने अपना पूरा आधा दिन यहाँ घूमने में बिता दिया, लेकिन यहाँ देखने के लिए कुछ मजेदार तो नहीं है। कहीं उस आदमी ने मुझसे झूठ तो नहीं कहा था ना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 2 दिन पहले कुइंगे मास्टर के घर उससे मिलने के लिए गई थी। तब यिंग ने उसे रोकते हुए कहा था कि मास्टर किसी भी इंसान से नहीं मिलना चाहते। ये सुनकर कुइंगे कहती है, क्या वो तो बस इंटरनल रूप से थोड़ा सा घायल है, तो इसमें किसी से मिलने में क्या तकलीफ है? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? या फिर वो ब्रॉथल गया है? यिंग कहता है, नहीं, वैसे भी वो किसी से मिलने की हालत में नहीं है। कुइंगे वहाँ से जाते हुए कहती है, ये कितना मिस्टीरियस है। खैर ठीक है, फिर उससे कहना कि जब वो मुझसे मिलने के लिए मर रहा होगा तो भी मैं उससे नहीं मिलूंगी। ये सुनकर यिंग घबराते हुए कहता है, मेरे मास्टर ने आपके लिए एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि अपनी कंट्री के ईस्ट वाले इलाकों में जो खेत हैं, आप उनका दौरा करें। ये बहुत ही मजेदार होगा। आप वहां जाने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस करेंगी। तो इसीलिए कुइंगे आज यहाँ पर आई है। कुइंगे वहाँ दौड़ रहे घोड़ों को देखते हुए कहती है, मजेदार से उसका क्या मतलब है? क्या वो घुड़सवारी है? कोई बात नहीं, अब जबकि मैं यहाँ आ चुकी हूँ तो थोड़ा मजा ही कर लेती हूँ। फिर कुइंगे एक घोड़ा लेने के लिए अस्तबल में जाती है। वहाँ पर 7th प्रिंस फैंगलैन होता है और वो रोते हुए कहता है,
लैन क्वेन, देखो इसने फिर से गंदगी फैला दी, इसे साफ करो, बहुत ही बदबू आ रही है। अब मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। फैंग लैन की चाइल्डिश हरकतें देखकर क्विंगे हंसने लगती है। क्विंगे को खुद के ऊपर हंसता देख फैंग लैन रोते हुए कहता है, क्विंगे तुम यहाँ हो? क्विंगे कहती है, सेवेंथ प्रिंस रुक जाओ, मुझे माफ करो, लेकिन क्या तुम प्लीज मुझे एक घोड़ा दे सकते हो? मैं उसे लेकर यहाँ से तुरंत निकल जाऊंगी। फैंग लैन कहता है, नहीं, अभी हमने सही से सफाई नहीं की है। लैन क्वेन कहता है, नाइन्थ प्रिंस ने कहा है कि हम तभी जा सकते हैं जब वो इजाजत देंगे। क्विंगे कहती है, मैं देख रही हूँ कि वो क्या कर रहा है। वो बीमार है लेकिन फिर भी अपना धौंस जमाना नहीं भूल रहा। फैंग लैन कहता है, ओ क्विंगे, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? मुझे तो लगा कि तुम अंकल की तरफ से रहोगी, आखिर तुम टीचर और स्टूडेंट हो। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उनके बारे में कुछ और भी ज्यादा सोचती हो। क्विंगे कहती है, ओ सेवेंथ प्रिंस, इसके बारे में भूल जाओ, मैं तो तुम्हारी ओर से बस थोड़ा ज्यादा ही गुस्से में हूँ, और वैसे भी नाइन्थ प्रिंस इतना कोल्ड जो है। फिर तो वो दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूसरी ओर मास्टर को छींक आती है और वो खुद से ही कहता है, क्या मेरी हेल्थ खराब हो गई है? अभी तो मेरी इंटरनल इंजरीज ठीक हो रही हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहाँ पर फोर्थ प्रिंस यूमिंग आता है और कहता है, फैंग लैन तुम वहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तभी उसकी नजर क्विंगे पर जाती है और वो कहता है, क्विंगे तुम भी यहाँ हो? भले ही तुम्हारी जुबान ना कहे, लेकिन फिर भी तुम हमेशा ही मेरा पीछा करती रहती हो। उसे देखकर तो क्विंगे को गुस्सा आ जाता है और क्विंगे वहाँ से जाते हुए कहती है, प्लीज तुम मुझसे दूरी बनाए रखो, वैसे भी मुझे तुमसे एलर्जी होती है। यूमिंग ये सुनकर गुस्सा करते हुए क्विंगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन फैंग लैन उसे रोकते हुए कहता है, फोर्थ ब्रदर, आप उसकी बदनामी मत करिए, वो आपसे पहले यहाँ आई थी, मैंने अपनी आँखों से देखा है। फिर तो क्विंगे भी वापस आ जाती है और हंसते हुए कहती है, मैंने देखा है कि सेवेंथ प्रिंस बहुत ही अच्छा है। उन दोनों को इस तरह से बातें करते देख यूमिंग मन ही मन कहता है, धिक्कार है तुम पर क्विंगे, यहाँ तक कि तुम भोले सेवेंथ प्रिंस पर भी अपना निशाना साध रही हो। यूमिंग गुस्से से क्विंगे के हाथ को पकड़कर उसे ले जाने लगता है। तभी फैंग लैन यूमिंग के हाथ को पकड़ लेता है और रोकते हुए कहता है, फोर्थ ब्रदर, मैंने अभी ही यहाँ की सफाई पूरी की है, तो चलो हम साथ में घूमते हैं। इसके अलावा क्या आप भूल गए हैं कि आप यहाँ किसके साथ आए हैं? असल में वहाँ पर फोर्थ प्रिंस के साथ जिंगलान और उसकी मेड भी आई है। जिंगलान कहती है, मेरे बात का बुरा मत मानना, भले ही मुझे सवारी करना नहीं आता, लेकिन मैं तैयारी करने में आपकी पूरी मदद कर सकती हूँ। क्विंगे उसे देखते हुए मन ही मन कहती है, आज ये कुछ अजीब हरकतें कर रही है। तभी क्विंगे एक घोड़े के ऊपर बैठ जाती है। उसे देखकर यूमिंग ब्लश करने लगता है और फैंग लैन कहता है, ये मुझे जानी पहचानी क्यों लगती है। उन तीनों को देखते हुए जिंगलान की मेड लिंगर कहती है, यंग मिस, क्विंगे के इस चुलबुले लुक को देखिए, इसका जादू ऐसा है कि सेवेंथ प्रिंस भी उनकी ओर देखने से नहीं बच पाया। जिंगलान कहती है, बंद करो उसके बारे में बातें करना, वो मेरी बहन है। लिंगर कहती है, हाँ समझ गई, आज आप बहुत दयालु बन रही हैं। जिंगलान उन तीनों के पास पानी लाते हुए कहती है, आप लोग सवारी करने जा रहे हैं तो प्यास तो लगेगी ही, तो ये ले लीजिए, और सिस्टर आप भी एक घूंट पी लीजिए। क्विंगे कहती है, मेरे लिए रहने दो, लेकिन तुमने पूछा इसके लिए थैंक यू। ये सुनकर जिंगलान कहती है, कोई बात नहीं सिस्टर, लेकिन ये आपकी पहली सवारी है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। जिंगलान क्विंगे के घोड़े के पास जाकर बोतल का ढक्कन खोलते हुए मन ही मन कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है क्विंगे, तुमने अपनी पहली राइड के दौरान ही गलती कर दी है और अब तुम्हारा शिकार होगा।
बॉटल के अंदर की स्मेल सूंघने के बाद वो घोड़ा बौखला जाता है और सीधा आगे की ओर बढ़ने लगता है। जिंगलान जानबूझकर वहीं गिर जाती है और चिल्लाकर कहती है, प्लीज कोई मुझे बचाओ। कुइंगे फटाक से अपनी हेयरपिन निकालती है और उस घोड़े के अंदर चुभा देती है, जिससे कि वो लंबी छलांग मारते हुए जिंगलान को क्रॉस कर जाता है और वो घोड़ा बहुत तेजी से कुइंगे को लेकर आगे जाने लगता है। ये देखकर फैंग लैन भी फटाक से कुइंगे के पीछे निकल जाता है। इससे पहले कि यूमिंग भी कुइंगे के पीछे जाता, लिंगर कहती है, फोर्थ प्रिंस, लगता है यंग मिस डर के मारे बेहोश हो गई हैं, तो प्लीज इनकी मदद करिए। ये सुनकर यूमिंग कुइंगे के पीछे नहीं जाता और जिंगलान की मदद करता है। दूसरी ओर कुइंगे का घोड़ा उससे बेकाबू हो गया होता है और फैंग लैन उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे आते हुए कहता है, कुइंगे मुझे अपना हाथ दो और जल्दी उस घोड़े पे से उतर जाओ। कुइंगे उस घोड़े को काबू करने की कोशिश करते हुए फैंग लैन की ओर अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी उस घोड़े की छलांग मारने की वजह से कुइंगे उस पे से गिरने लगती है। सही टाइम पर फैंग लैन कूदकर कुइंगे को पकड़ लेता है, जिससे कि वो दोनों ही बच जाते हैं। फैंग लैन के बचाने की वजह से कुइंगे को ज्यादा चोटें नहीं लगती। फैंग लैन उठते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? कुइंगे कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी फैंग लैन की नजर निडल्स वाले पाउच पर जाती है और वो उसे उठाते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा कुछ गिर गया। फिर तो वो हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो उनके निडल्स वाले पाउच जैसा है। कुइंगे पीछे से डरावने वे में कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हें पता चल गया। फैंग लैन घबराते हुए कहता है, मेडिकल फिजिशियन बेंजियाओ? अब तो फैंग लैन को भी पता चल गया है कि कुइंगे ही बेंजियाओ है। फैंग लैन घबराकर कुइंगे के निडल्स वाला पाउच देते हुए कहता है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, प्लीज अंकल से मुझे एक और अस्तबल साफ करने के लिए मत मजबूर करना, प्लीज कुइंगे। कुइंगे वो पाउच ले लेती है और कहती है, मुझे बस इतना ही सुनना था, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। ये सुनकर फैंग लैन ब्लश करते हुए मन ही मन कहता है, वो मुझ पर भरोसा करती है। अरे नहीं, मेरा दिल मुझे भरा हुआ सा क्यों लग रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तभी कुइंगे कहती है, सेवेंथ प्रिंस, क्या तुम ठीक हो? फैंग लैन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम कमाल की हो कुइंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे पास एक इतना अच्छा दोस्त है। ये सुनकर हानफेई कहती है, तुम तो बहुत नौटंकी बाज हो। इसके साथ ही वो मन में कहती है, लेकिन फिर पैलेस में दोस्त बनाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए मुझे इससे बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुइंगे और फैंग लैन दोनों ही वापस उस अस्तबल के पास आ जाते हैं। कुइंगे मन ही मन कहती है, वो पानी की बोतल कहाँ है? कुइंगे उस मेट से पूछती है कि जिंगलान कहाँ है। लिंगर कहती है, फोर्थ प्रिंस यंग मिस के लिए बहुत ही चिंता कर रहे थे और वो खुद फिजिशियन की तलाश में उन्हें यहाँ से दूर ले गए हैं। कुइंगे वहीं बैठते हुए मन ही मन कहती है, वो तो कुछ ज्यादा ही तेज निकली। लिंगर मुस्कुराते हुए कहती है, यंग मिस, मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए, लेकिन जब से आप लॉर्ड बनी हो तो सेकंड यंग मिस की तरह आर्ट्स वगैरह के बारे में आप क्यों नहीं सीखती? बस पूरा दिन इधर उधर दौड़ते हुए उत्पात मचाती रहती हो। ये सुनकर कुइंगे क्लैपिंग करते हुए कहती है, अरे वाह, तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया लिंगर, ऐसा लगता है कि तुम्हारी मालकिन बहुत कुछ कहती है। लिंगर कहती है, नेचुरली, उन्होंने तो ये भी कहा है कि कुइंगे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, ओह मैं देख रही हूँ कि सर्वेंट्स कैसे अपने मालिक के एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हैं। लिंगर माफी मांगते हुए कहती है, यंग मिस, मैंने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कुइंगे पानी के जग को उठाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने की कि मैं क्या करती हूँ? तुमको क्या लगता है कि फोर्थ प्रिंस की कुछ अच्छी बुक्स मिलने के बाद तुम लोग बहुत होशियार हो गए हो? तभी वहाँ पर जिंगलान और फोर्थ प्रिंस आ जाते हैं। जिंगलान चिल्लाते हुए कहती है, सिस्टर आप ये क्या कर रही हैं? फिर तो कुइंगे लिंगर पर पानी डालते हुए कहती है,
उप्स, मेरा हाथ फिसल गया। जिंगलान लिंगर को पकड़कर कहती है, ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। और सिस्टर, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्विंगे जिंगलान का मुंह पकड़ लेती है और बहुत ही डरावने वे में कहती है, जिंगलान, क्या तुम ये पता लगाना चाहती हो कि क्रूर कौन है? जिंगलान कहती है, सिस्टर, आप ये क्या कह रही हैं? क्विंगे उसे छोड़ देती है और कहती है, अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो ठीक है, तुम मुझे मारना चाहती थी। अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना कि तुम ये करने के लायक भी हो। यूमिंग कहता है, क्विंगे, आखिर वो तुम्हारी सिस्टर है, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? क्विंगे वहाँ से जाते हुए कहती है, तारीफ के लिए थैंक यू। यूमिंग गुस्से से क्विंगे को रोकने की कोशिश करता है। तभी फैंग लैन कहता है, ब्रदर। उसकी ओर देखकर यूमिंग की एकदम से फट जाती है, क्योंकि फैंग लैन बहुत ही डरावने वे में कहता है, क्विंगे अब से मेरा शिकार है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एम्प्रेस पैलेस के अंदर कहती हैं, क्या तुम कह रहे हो कि फैंग लैन को क्विंगे बेवकूफ बना रही है? तुम बहुत ही भोले हो यूमिंग। उसने इतने सालों से डम बनने का नाटक और मुझे भी फूल बनाया। यूमिंग कहता है, ये सब क्विंगे की वजह से है, वरना सेवन प्रिंस कभी भी मुझसे इस तरह के एटीट्यूड में बात नहीं करता। भले ही आपने क्विंगे को यहाँ बुलाया है, लेकिन मुझे डर है कि वो हमारे बहुत ही कम काम आएगी। एम्प्रेस कहती है, वो एक बहुत ही काम की कैंडिडेट है। उसकी एक तरफ चांसलर मू है और दूसरी ओर 9th प्रिंस। यहाँ तक कि अगर वो अपनी एक उंगली नहीं उठाती तो ही कोर्ट के वो सारे लोग तुम्हें अपना रिस्पेक्ट दिखाएंगे। इसके अलावा अब उसने तुम्हें हटा दिया है ना? यूमिंग कहता है, आप जो भी कहें मदर। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर कहती है, लॉर्ड रुइंग यांग यानी क्विंगे यहाँ आ चुकी है। यूमिंग जाकर छुप जाता है और एम्प्रेस कहती हैं, उसे अंदर भेजो। क्विंगे अंदर आती है और एम्प्रेस को ग्रीट करती है। एम्प्रेस उसे उठाते हुए कहती हैं, तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं है और अब तो हम फैमिली बनने वाले हैं। क्विंगे कहती है, मेरी सिस्टर बहुत ही लकी है, उस पर आपकी और 4th प्रिंस दोनों की कृपा है। और अगर आपको सगाई के बारे में बात करनी है तो आपको मुझे नहीं बल्कि मेरे फादर को बुलाना चाहिए। एम्प्रेस कहती हैं, क्विंगे, मैं समझती हूँ कि तुम अभी यंग हो, इसीलिए अपनी बेइज्जती को भूलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए यूमिंग को मैंने पहले ही चेतावनी दे दी है। ये सुनकर क्विंगे गुस्से से मन ही मन कहती है, क्या उसे लगता है कि मैं पागल हूँ? उसने मुझसे ये बकवास करने के लिए ही मुझे सुबह 6 बजे बुलाया है। मेरा तो दिल कर रहा है कि इस एम्प्रेस और इसके बेटे दोनों को मैं मार दूँ। क्विंगे खुद को शांत करते हुए कहती है, अरे वो तो कुछ भी नहीं हुआ था। एम्प्रेस कहती है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि मेंस वुमेन्स पर ज्यादा विश्वास करते हैं, हालांकि ये देखने के लायक नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि यूमिंग से एक बार शादी कर लेने के बाद तुम उसकी एकमात्र वाइफ रहोगी। क्विंगे कहती है, ओ योर हाइनेस, आप तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ही अच्छी हैं। यूमिंग मन ही मन कहता है, मदर इस काम में बहुत ही अच्छी हैं। उन्होंने अपनी बातों में क्विंगे को फंसा लिया है। तभी क्विंगे कहती है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। ये सुनकर एम्प्रेस बोलती हैं, तो फिर अपनी शर्त बताओ। क्विंगे कहती है, मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं, मुझे बस आजादी की आदत है, इसीलिए मैं खुद को किसी की कठपुतली बनने नहीं दूंगी। एम्प्रेस गुस्से से कहती हैं, तो क्विंगे, तुम मेरे खिलाफ जाना चाहती हो? क्विंगे कहती है, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रही हूँ योर हाइनेस, ये बस इतना ही है कि मुझे माफ कर दीजिए। अपनी बात खत्म करके क्विंगे वहाँ से चली जाती है। एम्प्रेस यूमिंग पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुमने एक बहुत अच्छा मौका खो दिया है। ऐसा नहीं होता अगर तुम उस जिंगलान की मदद नहीं करते तो। उसने सीधे तौर पर ही मना कर दिया है। यूमिंग मन ही मन कहता है, कठपुतली नहीं, ये सब मदर सिर्फ मेरे भले के लिए कर रही है, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्विंगे गुस्से से चलते हुए कहती है,
उन्होंने मेरे समय की बर्बादी की है। अच्छा होगा कि मैं घर जाकर थोड़े देर सो जाऊं, लेकिन मैं हूँ कहाँ? आज का दिन कितना बेकार है। असल में क्विंगे पैलेस में गुम गई है। तभी क्विंगे को फ्लूट की आवाज सुनाई देती है। क्विंगे उस आवाज की डायरेक्शन में जाकर देखती है तो उसे स्वान दिखता है जो कि फ्लूट बजा रहा होता है। उसे देखने के बाद क्विंगे कहती है, स्वान, क्या तुम मुझे इस पैलेस से बाहर निकाल सकते हो? स्वान हैरान होते हुए कहता है, लॉर्ड रुई यांग। ये सुनकर क्विंगे मन ही मन कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि इसे पता नहीं है कि मैं ही बेंजियाओ हूँ। वैसे मैं अभी नहीं बताऊंगी तो ये बेहतर होगा, वरना मैं उसे डरा दूंगी। क्विंगे स्वान से कहती है, मेरे इस तरह से बुलाने के लिए माफी चाहती हूँ। थर्ड प्रिंस, क्या आप मुझे इस पैलेस से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हैं? दरअसल मैं खो गई हूँ। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।